Hello everyone, my name is Udisha and welcome back to my channel Under the Study. In today's video, we are covering Unit 9, Challenges Related to Work-Life Balance, Equity and Equality from the book DTCG 172 Youth, Gender and Identity. If you have not watched Unit 8 yet, the link is in the description below. Do check it out. And if you want the full playlist of this book, you can simply click the I button at the top right corner of your screen. As always, I'll be providing PDF notes of this unit on my Telegram channel. The link is in the description. And if you find this video helpful, please give it a like, share and subscribe to my channel. And don't forget to hit the bell icon so you never miss any update. So without any further delay, let's get started. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस यूनिट का इंट्रोडक्शन। आज के फास्ट पेस लाइफ में खास करके वर्किंग वुमेन और प्रोफेशनल्स को अपनी पर्सनल और वर्क लाइफ दोनों को मैनेज करना बहुत ही टफ हो गया है। उन्हें ऑफिस में भी काम करना होता है, उन्हें घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखनी होती है, जैसे कि बच्चों का ध्यान रखना, एल्डर्स की केयर करना, खुद की हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज करना, जो आपकी हॉबीज है उन्हें भी टाइम देना। जब ये बैलेंस नहीं बन पाता तो लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं और उन्हें हेल्थ इश्यूज भी स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि बीपी, डायबिटीज या फिर डिप्रेशन वगैरह। पहले के टाइम में जो लोग थे वो काम सिर्फ इसलिए करते थे ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल सके, वो अपना सर्वाइवल कर सके। हमने सुना होगा ना कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, राइट? लोग इसलिए काम करते थे उस टाइम पे। लेकिन अब क्या है, अब लोग वर्क करते हैं एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। मतलब जो वर्क है वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन का सोर्स बन गया है। इसीलिए अगर वर्क और लाइफ दोनों के बीच में एक अच्छा बैलेंस हो तो सिर्फ एक पर्सन का ही नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सकता है। तो इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? इस यूनिट में हम देखेंगे वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है और वो क्यों ज़रूरी है, इसके मॉडल्स या थ्योरी क्या है, जब ये बैलेंस नहीं बन पाता तो क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया या फिर जॉब डिससेटिस्फेक्शन हो गया। इक्विटी और इक्वालिटी का क्या मतलब होता है ये भी देखेंगे, और इन दोनों से कनेक्टेड कुछ लॉज, कुछ पॉलिसीज और कैसे सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशंस इनको प्रमोट कर सकती हैं, इसके बारे में भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब होता है कि आप अपना टाइम और एनर्जी फेयरली डिवाइड करें अपने वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच में। पर्सनल लाइफ में क्या क्या आता है, जैसे कि फैमिली, हेल्थ, हॉबीज, फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी, ये सब कुछ आपके पर्सनल लाइफ का पार्ट होता है। अब बैलेंस बनाने के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जैसे कि सेल्फ केयर, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप हेल्दी डाइट ले सकते हैं, प्रॉपर जो है वो आप सोएं। देन उसके बाद वर्क परफॉर्मेंस में आ जाता है आपका, ऑफिस में आप अच्छा वर्क करें। देन फैमिली टाइम, बच्चों को और एल्डर्स को टाइम देना, उनकी केयर करना, फ्रेंड्स के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करना। देन उसके बाद अपने रिलीजन में या फिर सोसाइटी में किसी भी एक्टिविटी के साथ कनेक्ट करना, ये आ जाता है आपका स्पिरिचुअलिटी या कम्युनिटी लाइफ में। तो हर किसी का बैलेंस बनाने का अपना अलग स्टाइल होता है। किसी के लिए फैमिली और जॉब बैलेंस करना इम्पोर्टेंट है, तो किसी के लिए हॉबीज और वर्क मैनेज करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हडसन कहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप दोनों जगह पे इक्वल टाइम दो। यहाँ पे इक्वल टाइम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे फेयरली टाइम को डिवाइड करने की बात हो रही है। मतलब आप किसी भी रोल में हो, आपको उस रोल में सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। अब आप देखोगे आज के टाइम में ऐसा होता है, आप काम करने जाओ तो आप बहुत ही जो है वो आवर्स बाहर ही स्पेंड कर देते हो। तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि आप जितना टाइम बाहर दे रहे हो अपने वर्क को, उतना ही टाइम आप घर पे दो, क्योंकि आप घर पे आओगे आप थक जाओगे। आपको रेस्ट का भी टाइम चाहिए, आप अपनी हॉबीज कैसे पूरी करोगे, कुछ और एक्टिविटीज करनी है उसे कैसे कंप्लीट करोगे। तो दोनों के बीच में इक्वल टाइम देना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये चीज इंपॉर्टेंट है आप जो भी काम कर रहे हो, जिस भी रोल में हो, बस उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो। चाहे आप अपनी हॉबीज के लिए 1 आवर निकाल रहे हो, आपको उस 1 आवर में खुशी मिले, ये मेन चीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। आज के टाइम में वर्क लाइफ बैलेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो चेंज हो रही है। लोग अब समझने लगे हैं कि पर्सनल लाइफ का डायरेक्ट इम्पैक्ट उनकी वर्क लाइफ पर पड़ता है। वर्क कल्चर चेंज हो रहा है, कंपटीशन ज्यादा हो गया है, हर एम्प्लॉय से बेस्ट एक्सपेक्ट किया जाता है। ग्लोबलाइजेशन, यानी कि 24/7 जो हम है काम देख रहे हैं, काम चल रहा है, डे शिफ्ट होती है, लोगों की नाइट शिफ्ट भी होती है। हर टाइम जोन में कंपनीज जो है वो एक्टिव हो गई हैं। डुअल इनकम फैमिलीज, जैसे कि वर्किंग मदर्स हैं, उनके लिए घर और
बाहर का जो काम है, दोनों मैनेज करना बहुत ही टफ हो जाता है। देन उसके बाद कुछ चैलेंजेस भी हैं यहाँ पे, जैसे कि सबसे पहले है आपका ग्लोबलाइजेशन एंड चेंजिंग वर्कफोर्स प्रोफाइल। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा विमेन्स जो है वो वर्कफोर्स में आ रही हैं, जिसका मतलब है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफिस के साथ-साथ घर पे भी बनी हुई हैं। वो दोनों चीज़ें जो है उन्हें साथ में मैनेज करनी पड़ती है, जो बहुत ही चैलेंजिंग होती है। बहुत सारी एमएनसीज़ हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ के टाइम ज़ोन के अकॉर्डिंग वर्क कर रही हैं, जिसका मतलब है ऑड और एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स। लेबर शॉर्टेज जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। लेबर शॉर्टेज को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी जगह पर रूल्स जो है बहुत ही सॉफ्ट किए गए हैं, जिससे वर्कलोड और भी ज़्यादा बढ़ गया है। अब इसका रिजल्ट यही होता है कि जो आपके वर्किंग आवर्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते, प्रेशर ज़्यादा होता है और आपकी जो फैमिली लाइफ है वो सफ़र करती है। देन उसके बाद है फैमिली एंड सोशियो डेमोग्राफिक चेंजेस। आप देख रहे होंगे कि आजकल न्यूक्लियर फैमिली जो है वो ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिली का सपोर्ट होता था। अगर वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो वो बच्चों को जो है वो घर में एल्डर्स के पास छोड़ जाते थे। बट अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ का टाइम आ गया है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, एल्डरली पेरेंट्स जो हैं उनको केयर चाहिए होती है, लेकिन बच्चों के पास टाइम ही नहीं होता। टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है कि वो उनकी केयर कर पाएँ। देन उसके बाद डुअल अर्निंग कपल्स, बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो दोनों जॉब करते हैं, तो घर में इक्वली डिवाइड करना पड़ता है उनको, काम भी, घर का वर्क भी। देन उसके बाद सिंगल पेरेंट फैमिली, आप देख रहे हो आज के टाइम में सिंगल पेरेंट फैमिलीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जहाँ एक ही पेरेंट के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, उन्हीं को सब हैंडल करना पड़ता है। सैंडविच जनरेशन, इसका मतलब है कि लोग जो है वो पेरेंट्स और बच्चे दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं। अब इसका रिजल्ट ये होता है कि फैमिली की डिमांड्स बढ़ती जाती है, लेकिन सपोर्ट उतना नहीं होता। मान लीजिए घर में एक ही अर्न करने वाला इंसान है, लेकिन उस अर्निंग से पूरी फैमिली चल रही है, बच्चे भी वहीं पे ही हैं और पेरेंट्स भी जो है वो उसी अर्निंग पे डिपेंड करते हैं। वाइफ भी हो सकता है उसी अर्निंग पे डिपेंड कर रही हो। तो इधर पॉइंट ये है कि एक ही की अर्निंग से जो है वो सब कुछ चल रहा है, तो इसलिए सपोर्ट जो है वो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल वो थोड़ा कम हो जाता है और फैमिलीज की डिमांड जो है वो ऑब्वियसली बढ़ती ही है। नेक्स्ट है चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क प्लेस कैरेक्टरिस्टिक्स। आप देख रहे हो कि वर्कलोड आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आज का कल्चर ऐसा है परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव का, मतलब जितना तो आप रिजल्ट दोगे उतना ही आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। करियर में आपकी प्रोग्रेस भी इस चीज पर डिपेंड करती है कि आपका कंपटीशन कितना टफ है। एम्प्लॉयज को मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, मतलब एक ही टाइम पे कई कई काम उन्हें करने पड़ रहे हैं। अब इसका रिजल्ट यही होता है कि कांस्टेंट प्रेशर रहता है। जो आपको टाइम बोला गया था उससे भी ज़्यादा आप टाइम अपने ऑफिस में दे रहे हो, तो लाइक लॉन्ग आवर्स हो जाते हैं आपके वर्किंग के। देन उसके बाद आपका जो पर्सनल टाइम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। देन चेंजिंग सोसाइटियल एंड इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप्स। आज के टाइम में फैमिलीज़ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है। लाइक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, फिजिकल सपोर्ट चाहिए होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिमांडेड होती है, लेकिन लोगों पे इतना टाइम ही नहीं होता कि वो फैमिली को दे सकें। सोसाइटी में मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जैसे कि एल्डर्स होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, ऑर्फन होते हैं, इनकी केयर करना बहुत ही टफ हो जाता है। पेरेंट्स, चिल्ड्रंस, एल्डर्स सबको अटेंशन चाहिए होती है, लेकिन वर्किंग इंडिविजुअल के पास इतना टाइम ही नहीं होता। इससे क्या होता है, इसका रिजल्ट ये है कि घर का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है और आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी यहाँ पे उन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है थ्री पर्सपेक्टिव्स। वर्क लाइफ बैलेंस मतलब किस तरीके से हो सकता है, उसके कुछ यहाँ पे तीन पर्सपेक्टिव्स दे रखे हैं। सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय को जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज को सपोर्ट देना चाहिए, उन्हें फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स देनी चाहिए, लीव पॉलिसीज जो है उनके लिए अच्छी होनी चाहिए। देन उसके बाद इंडिविजुअल, यानी कि एक इंडिविजुअल को भी अपने टाइम को स्मार्टली मैनेज करना आना चाहिए। देन उसके बाद है फैमिली। अभी अभी हमने पढ़ा कि फैमिली की भी बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, तो फैमिली को भी समझना चाहिए, उन्हें भी इमोशनल और प्रैक्टिकल जो है वो दोनों ही चीजें इस तरीके के सपोर्ट एक पर्सन को देने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर फैमिली नहीं समझेगी तो ऑर्गेनाइजेशन तो वैसे भी नहीं समझ रहा है ना ले देके। तो घर वालों का इमोशनल और प्रैक्टिकल सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये नहीं कि वो आपसे हर टाइम लड़ रहे हैं। फिर क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, इतने प्रेशर में काम कर रहे हैं, घर पे आते हैं, घर में भी फाइट्स हो रही हैं। तो इससे लोगों के मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है मॉडल ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। अब हम देखते हैं कुछ मॉडल्स या फिर थ्योरी जो ये बताती है कि वर्क और लाइफ
का बैलेंस कैसे काम करता है। इसमें सबसे पहले है स्पिल ओवर मॉडल। ये मॉडल कहता है कि काम और पर्सनल लाइफ दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। कैसे? तो देखिए, अगर आपको आपके वर्क में सक्सेस मिल रही है, तो आपके घर में भी हैप्पीनेस रहेगी। इसे बोलते हैं पॉजिटिव स्पिल ओवर। और अगर आपके ऑफिस में स्ट्रेस है, तो उसी मूड को आप अपने घर भी ले जाओगे और घर में भी आपके हो सकता है फाइट्स हो। हमने बहुत बार सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि बाहर का गुस्सा आप घर में उतार रहे हो। वो क्या है? अगर आपको ऑफिस में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, तो आप उसी मूड को घर ले जाते हो, फिर घर में फाइट्स होती है। इसे बोलते हैं नेगेटिव स्पिल ओवर। देन उसके बाद है कंपेंसेशन मॉडल। ये मॉडल कहता है कि अगर एक एरिया बोरिंग या स्ट्रेसफुल हो आपकी लाइफ का, तो लोग जो है वो दूसरे एरिया में हैप्पीनेस ढूंढने लगते हैं। इसमें 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले है सप्लीमेंटल। इसका मतलब है बोरिंग जॉब को बैलेंस करने के लिए लोग जो है अपनी हॉबीज को परस्यू करते हैं। देन उसके बाद है रिएक्टिव। जॉब स्ट्रेस से बचने के लिए फैमिली या फिर कम्युनिटी लाइफ जो होती है, यानी कि कम्युनिटी वर्क जो होते हैं, उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं लोग। देन उसके बाद है आपका सेगमेंटेशन मॉडल। ये मॉडल कहता है कि काम और पर्सनल लाइफ टोटली अलग होते हैं, इनका एक दूसरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन आप देखोगे तो रियल लाइफ में ये करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि काम और घर कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते ही हैं। देन उसके बाद है इंस्ट्रूमेंटल मॉडल। इस मॉडल का ये कहना है कि काम चाहे कितना भी बोरिंग हो, लेकिन उससे जो पैसे आते हैं वो आपकी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। लाइक आप उससे ट्रैवलिंग कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, लग्जरी आइटम खरीद सकते हो। तो ये सब चीजें जो है वो मनी से ही पॉसिबल है। देन उसके बाद है बॉर्डर थ्योरी। ये थ्योरी काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें काम और घर को दो अलग अलग जोन्स माना गया है। ये दो अलग जोन है। हर रोज हम इन दोनों जोन्स के बीच बाउंड्री क्रॉस करते हैं। अगर वर्क और होम जोन फ्लेक्सिबल है, तो ट्रांजिशन इजी होता है, और अगर रिजिड है तो स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होते हैं। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग से ही प्रॉपर वर्क लाइफ इंटीग्रेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वर्क लाइफ बैलेंस एंड इट्स चैलेंजेस। जब आपका वर्क और पर्सनल लाइफ दोनों के बीच का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो उसके 4 मेजर इफेक्ट्स पड़ते हैं। जिसमें सबसे पहले आपका आता है साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, जिसमें आपका हो गया फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो फ्रस्ट्रेशन में जब ना तो आपके ऑफिस के गोल्स पूरे हो रहे हो, ना फिर आपके पर्सनल लाइफ के, तो इरिटेशन होने लगती है, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। स्ट्रेस मतलब जब आपका घर का और आपके वर्क प्लेस का दोनों का काम जो है वो पेंडिंग पड़ा हो, तो माइंड में कांस्टेंट प्रेशर बना रहता है। देन आपका आ गया एंजाइटी। अगर ये काम टाइम से कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब इस तरीके के थॉट्स आपके माइंड में आने लगते हैं ड्यू टू एंजाइटी। देन उसके बाद है डिप्रेशन। जब लगातार आपके जो गोल्स है वो मिस होते हैं, तो सेल्फ एस्टीम आपका गिरता है, और जो इंडिविजुअल है वो बहुत ही ज्यादा सैड फील करने लगता है। देन आपका नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस है सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें आपका आ गया वेलबींग का इम्पैक्ट। फैमिली और हॉबीज में टाइम देना जो है मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी होता है। वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होता है, जब ऑफिस का काम फैमिली लाइफ में इंटरफेयर करे, या फिर फैमिली का जो टाइम है वो आपके ऑफिस के काम के बीच में आ जाए, तो इसमें क्या होता है, वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ब्रोकन फैमिलीज। वर्क स्ट्रेस से कपल्स के बीच में फाइट बढ़ती है, जो सेपरेशन तक चली जाती है, या फिर उन्हें हेल्थ इश्यूज जो है वो भी होने लगते हैं। अनएथिकल बिहेवियर। लोग क्या करते हैं अपने स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, कुछ लोग तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तक कर लेते हैं। हालांकि आप इसे स्ट्रेस हैंडल करने के लिए नहीं कहोगे, दिस इज चीटिंग, बट अगर हम एक अनएथिकल बिहेवियर में से काउंट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका वर्क हैंगओवर। ऑफिस की टेंशन घर ले आना, जिससे पर्सनल रिलेशन खराब होते हैं। एल्डरली केयर इग्नोर्ड, यानी कि घर में जो एल्डर्स हैं उनकी उनको जो केयर है वो टाइम से नहीं मिल पाती ड्यू टू बिजी शेड्यूल। देन उसके बाद आप नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्सिक्वेंसेस। लेस हेल्पफुल बिहेवियर। जब एम्प्लॉयज जो है खुद इम्बैलेंस फील कर रहे होते हैं, तो वो दूसरों की हेल्प भी नहीं कर पाते। अंडर परफॉर्मेंस। फोकस और कंसंट्रेशन जो है वो डिक्लाइन होने लगता है, जिसकी वजह से आउटपुट कम हो जाता है। लो जॉब सेटिस्फेक्शन। जब पर्सनल लाइफ खराब होती है तो काम में भी मन नहीं लगता। देन उसके बाद है फिजिकल आउटकम्स। तो अगर स्ट्रेस जो है वो काफी टाइम तक रह जाए, तो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं, जैसे कि हेडेक, डायबिटीज, बीपी, माइग्रेन, ये सब चीजें होने लगती हैं। विमेन्स में जो है वो फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो जाती है, पीसीओएस वगैरह, ये सब चीजों के बढ़ने के चांसेस होते हैं। देन मेंस में मस्कुलर पेन और लो स्टेमिना जो है ये भी हमें जर्नली देखने को मिलता है।
नेक्स्ट पॉइंट है एड्रेसिंग द चैलेंजेस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस जो है उन्हें एक्टिव होना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है इसमें, जैसे कि फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स प्रोवाइड करना, चाइल्ड केयर, हेल्थ एंड वेलनेस फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, सपोर्टिव मैनेजर, फेयर अप्रेजल सिस्टम और सेफ एनवायरनमेंट को इंश्योर करना, रेगुलर सर्वे कराना जैसे कि वर्क फैमिली कल्चर्स के, ये सब चीज़ें कंडक्ट कराना। देन उसके बाद जेंडर रोल इम्बैलेंस की अगर बात करें तो घर और ऑफिस दोनों जगह विमेंस पे जो है वो डबल बर्डन होता है। तो सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, घर में भी जो वर्क होता है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी रियल वर्क लाइफ बैलेंस पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी। तो सबसे पहले हम इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस, मतलब जब किसी को जरूरत हो तो उस जरूरत के अकॉर्डिंग उसे सपोर्ट देना। जैसे कि जो पुअर फैमिलीज होती है उन्हें एलपीजी गैस सब्सिडी मिलती है, क्यों? क्योंकि उन्हें ज्यादा जरूरत है रिच लोगों से, इसलिए। तो ये हो गई आपकी फेयरनेस। देन उसके बाद है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी आप कह सकते हो कि सबको सेम ट्रीट करना, बराबर का राइट मिलना, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सबको वोट देने का जो है वो इक्वल राइट है, इसे हम बोलते हैं इक्वालिटी। देन इसके बीच में की डिफरेंस क्या है? की डिफरेंस यही है, इक्वालिटी मतलब हो गया आपका सेमनेस, मतलब सबको सेम चीज मिले, और इक्विटी का मतलब हो गया फेयरनेस, मतलब जिसको जो चाहिए उसे उसकी नीड के अकॉर्डिंग वो मिले। वाई आर दे इम्पोर्टेंट इन इंडिया? क्यों जरूरत है इनकी इंडिया में? देखिए, इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। देन उसके बाद अगर आपने देखा होगा हिस्ट्री में कि एससी एसटी के साथ पहले के टाइम में बुरा होता था, विमेंस के साथ उन जो बुरा हुआ है उन्हें ऑप्रेस किया गया है। देन उसके बाद पुअर ग्रुप्स को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। तो लॉ और पॉलिसीज का काम ये था कि इस गैप को फिल करें, जिसमें इक्विटी और इक्वालिटी दोनों का रोल है। इक्विटी बैरियर्स हटाता है और इक्वालिटी सबको डिग्निटी और इक्वल स्टेटस देता है। नेक्स्ट पॉइंट है द लॉ एंड पॉलिसीज फॉर इक्विटी एंड इक्वालिटी। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क देता है जिसमें इक्विटी और इक्वालिटी दोनों को प्रमोट करने के लिए लॉ प्रोटेक्शंस और कुछ राइट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम कुछ आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं, जिसमें है आर्टिकल 14 इक्वल बिफोर लॉ, मतलब लॉ की नज़र में सब लोग बराबर हैं, सब लोग सेम हैं। इसका मतलब है कि किसी भी पर्सन के साथ कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, बैकग्राउंड के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। सबको लॉ के अंडर इक्वल प्रोटेक्शन मिलता है। देन उसके बाद है आर्टिकल 15 जो बोलता है नो डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट हो, सेंटर हो, किसी भी सिटीजन के साथ रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के, रेस के या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। और इस आर्टिकल में वुमेन के फेवर्स में भी कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं, जैसे कि बनाए भी गए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, और वुमेन के लिए कुछ रिजर्वेशन भी इसमें बनाई गई हैं। स्पेशल हेल्थ स्कीम्स भी जो है वो वुमेन्स के लिए बनाई गई हैं। देन उसके बाद है आर्टिकल 16 जो कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, मतलब हर सिटीजन को गवर्नमेंट जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इस आर्टिकल के अंडर किसी भी सिटीजन को गवर्नमेंट जॉब में रिलीजन, कास्ट, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। ये जो आर्टिकल है ये और भी स्ट्रांग होता है क्योंकि इसमें एससी एसटी या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी, मतलब इनसे जो भी बिलोंग करते हैं उनके साथ जॉब के लिए किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। देन अब बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की। जेंडर इक्वालिटी अ ग्लोबल गोल। यूनाइटेड नेशन ने जेंडर इक्वालिटी को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाया है। यूएन के अकॉर्डिंग मेन और विमेन दोनों को जो राइट्स मिलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं और जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है ये सब सेम होनी चाहिए। लेकिन इंडिया में इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है? तो इंडिया जो है वो जेंडर इक्वालिटी रैंकिंग में बहुत ही लो रैंक पे आता है, बहुत ही पीछे हैं हम। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जेंडर गैप काफी ज्यादा है। आज भी आप देखोगे तो विमेन की जो लेबर पार्टिसिपेशन है वो मेंस के मुकाबले बहुत कम है। विमेन जो है वो ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है जहाँ सैलरी, सेफ्टी और बेनिफिट्स कम होते हैं। अगर हम देखें तो वेजेस गैप भी बहुत ज्यादा है, मतलब सेम काम करने में विमेन्स को कम पैसे मिलते हैं और मेंस को ज्यादा। देन उसके बाद WHO की डेफिनेशन देख लेते हैं जेंडर इक्वालिटी वर्सेस जेंडर इक्विटी की।
जेंडर इक्वालिटी, मेन और वुमेन को सेम राइट और एक्सेस मिलता है, जैसे कि इक्वल एजुकेशन, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी, इक्वल लीगल प्रोटेक्शन। और जेंडर इक्विटी का इन्होंने जेंडर इक्विटी की जो डेफिनेशन दी है वो है, जब कोई स्पेशल हेल्प वुमेन को दी जाती है ताकि उनकी रियल लाइफ प्रॉब्लम को टैकल किया जा सके, तो वो होती है इक्विटी। जैसे कि वुमेन्स के लिए मैटरनिटी लीव, गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप, जेंडर बेस्ड सेफ्टी लॉ। तो इक्विटी का मतलब है जिसको जो जरूरत है उसको वही मिले। ठीक है, तो आर्टिकल 14, 15 और 16 कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रॉन्गेस्ट टूल हैं डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए। गवर्नमेंट ने स्पेशल लॉ और एक्ट्स बनाए हैं, जैसे कि SC/ST एक्ट और आपका वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट। देन ग्लोबल और नेशनल लेवल दोनों पे जेंडर इक्वालिटी और इक्विटी पे काम हो रहा है, बट अभी भी ग्राउंड लेवल पे इम्प्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोशन ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी। इंडिया में इक्विटी और इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए कई स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज और लॉ बनाए गए हैं। तो हम इन्हें कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले है इंडिया प्रमोट्स इक्विटी विया राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE 2009। इस एक्ट का कहना है कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए, ये उनका बेसिक राइट है। इस एक्ट को बनाने का जो एम है वो है पुअर और रूरल एरियाज के जो बच्चे हैं उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले स्कूल जाने की। देन उसके बाद है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ये लॉ इंश्योर करता है कि फैक्ट्री वर्कर के लिए हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर का ध्यान रखा जाए। विमेन वर्कर्स के लिए भी स्पेशल प्रोविजन है इसमें, जैसे कि वर्किंग आवर्स, मैटरनिटी प्रोटेक्शन वगैरह। देन उसके बाद है नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 2001। ये पॉलिसी बनाई गई थी वुमेन्स के लिए, जिसमें इक्वल एक्सेस की बात की गई है एजुकेशन सेक्टर में, आपके जॉब्स में, हेल्थ केयर में। सेफ्टी एंड डिग्निटी इंश्योर करना, इसकी भी बात है। डिसीजन मेकिंग में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात की गई है और उनके राइट्स और फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करने की भी इसमें बात की गई है। नाउ व्हाट कैन वी डू, क्या कर सकते हैं हम इसमें? अगर हम चाहते हैं कि सोसाइटी में इक्वालिटी और फेयरनेस हो तो हमें एक्टिवली कंट्रीब्यूट करना होगा। कैसे? राइट्स और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। इनइक्वालिटी के इश्यूज पर हमें खुल के बात करनी चाहिए अपने घर में, स्कूल में या फिर ऑफिस में। सभी बैकग्राउंड्स के लोगों को रिस्पेक्ट और इंक्लूजन मिलना चाहिए। अपने माइंड में, मतलब हमारे खुद के दिमाग में जो स्टेरियोटाइप्स और बायसेस हैं, हम उन्हें आइडेंटिफाई करें और उन पे वर्क करें। अब बात करते हैं हाउ टू ब्रिज पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, कैसे लॉ को रियल लाइफ में लाया जाए। अब बातें तो इतनी हो गई, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट उसको रियल लाइफ में कैसे लाया जाए इसके बारे में भी बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले है कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशंस और मीडिया में ओपनली डिस्कशन होनी चाहिए। जैसे एक मूवमेंट चला था, मी टू मूवमेंट, इसमें बात की गई थी जो वर्क प्लेस में हरासमेंट होती है उसके ऊपर। तो इस मी टू मूवमेंट ने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ाई थी। तो हमें ऐसे ही ओपनली मीडिया में और ऑर्गेनाइजेशन में इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए। देन उसके बाद है फॉर्मलाइजेशन। जेंडर इक्वल पॉलिसीज को स्टैंडर्ड रूल बनाना होगा, जैसे कि मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव, इक्वल पे पॉलिसीज, एंटी हैरेसमेंट गाइडलाइंस। देन उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन। सिर्फ पॉलिसीज लिखना काफी नहीं है, हमें उन्हें रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना होगा। फैमिलीज में फेयरनेस होनी चाहिए, स्कूल और वर्क प्लेस में इक्वालिटी होनी चाहिए, डेली लाइफ में इंक्लूसिव और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर भी होना चाहिए। अब ये सब चीजें होंगी तभी जाकर हम इसे रियल लाइफ में भी जो है वो ला पाएंगे और इससे हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत हद तक बेहतर बन जाएगी। नाउ कम टू द कंक्लूजन। इस यूनिट में हमने देखा कि वर्क लाइफ बैलेंस यानी कि काम और पर्सनल लाइफ के बीच सही टाइम और एनर्जी देना ही रियल बैलेंस है। हर पर्सन के लिए बैलेंस अलग होता है, बट सबके लिए ये जरूरी होता है। मॉडल्स के बारे में हमने देखा इसमें, जैसे कि स्पिल ओवर मॉडल, कंपेंसेशन मॉडल, सेगमेंटेशन मॉडल, इंस्ट्रूमेंटल मॉडल और बॉर्डर थ्योरी। देन उसके बाद चैलेंजेस ऑफ इम्बैलेंस हमने देखा कि अगर वर्क लाइफ का बैलेंस बिगड़ता है तो आपकी मेंटल हेल्थ जो है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। देन उसके बाद फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं, पुअर जॉब परफॉर्मेंस हो सकती है, फिजिकल इलनेस भी हो सकती है। देन उसके बाद हमने कुछ सॉल्यूशन देखे। ऑर्गेनाइजेशन को फ्लेक्सिबल टाइमिंग करनी चाहिए, सपोर्ट सिस्टम और फेयर पॉलिसीज देनी चाहिए,
इंडिविजुअल को भी अपना जो टाइम है वो स्मार्टली मैनेज करना चाहिए। देन हमने बात की इक्विटी और इक्वालिटी की। इक्विटी का मतलब होता है जब जो जिसको ज़रूरत हो उसको उतना सपोर्ट मिले, और इक्वालिटी का मतलब होता है सबको सेम ट्रीटमेंट मिले। फिर हमने कुछ लॉज और कुछ पॉलिसीज भी देखी, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14, 15, 16 के थ्रू इक्वल राइट्स दिए गए हैं। विमेन और SC ST जैसे वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोटेक्शंस भी हैं। तो अगर हम एक हेल्दी और फेयर सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस करना आना चाहिए वेलबींग के लिए, इक्विटी चाहिए फेयरनेस के लिए, और इक्वालिटी चाहिए जस्टिस और डिग्निटी के लिए। तो चलिए इसी के साथ हमारी यूनिट 9 चैलेंजेस रिलेटेड टू वर्क लाइफ बैलेंस, इक्विटी एंड इक्वालिटी यहीं पे कंप्लीट होती है। और आज हमारी BPCG 172 यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी की बुक भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब मैं आपको मिलूंगी इस बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको इस यूनिट के PDF नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन, stay tuned, keep learning and keep growing. Thanks for watching. Bye bye.